Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zainab Fatma and I am your science teacher. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7 which is about sound and hearing. सर आकिब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के समझा दिए। आज के लेक्चर में आपने मदद करनी है मेरी टू सॉल्व द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। So students, question number 1 of your textbook exercise is multiple choice questions. आपके पास options given हैं और आपने अपनी statement के मुताबिक best option का इंतखाब करना है। तो आइए देखते हैं कि पहली statement क्या है। How does sound travel from one place to another? आवाज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से travel करती है। हमारे पास options हैं option A lateral waves, option B latitudinal waves, option C lengthways waves and option D is longitudinal waves. अब ये आपके लिए काफी confusing हो सकता है because all of these words sound the same. मगर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज किस डायरेक्शन की बात कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेटरल की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, जबकि जो हमारी साउंड है वो ट्रैवल करती है इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो कि है ऑप्शन डी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, बैक और फोर्थ मूवमेंट के साथ हमारी साउंड जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब कि हमारी करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 1 होगी ऑप्शन डी। तो मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेटमेंट नंबर 2। सेकंड स्टेटमेंट सेज साउंड कैन नॉट पास थ्रू। आवाज जो है वो कहां से ट्रैवल नहीं कर सकती। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी सॉलिड एंड ऑप्शन डी वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां एयर मौजूद नहीं होता। आपने अपने चैप्टर में भी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वैक्यूम क्रिएट करने का और उसके अंदर साउंड को ट्रैवल करवाने की कोशिश की थी, जो कि नहीं हो सकी because sound only travels through a medium. हमारे पास 3 तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड है, मतलब वो सबसे तेज ट्रैवल करती है सॉलिड में से, उसके बाद वो करती है लिक्विड में से, और लास्ट में उसकी जो स्पीड है वो है इन एयर। एयर में भी वो ट्रैवल करती है मगर कंपैरेटिवली सॉलिड और लिक्विड की निस्बत थोड़ा कम स्पीड से ट्रैवल करती है। मगर वैक्यूम एक ऐसी जगह है या ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। मेरे साथ दोबारा करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए विच इज ऑप्शन नंबर डी फॉर स्टेटमेंट नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क कर रहे हैं। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्टेटमेंट नंबर 3। So statement number 3, a sound wave can be modeled by using a silky spring. The wavelength in this model is. आपको पता है कि जब आपने अपने इस चैप्टर में साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा तो आपको पता चला कि साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करने के लिए यूज करती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। अब हमें ये वेव्स नजर तो नहीं आती, तो अगर हम इसका कोई मॉडल तैयार करें तो ये मॉडल हो सकता है सिल्की स्प्रिंग का। हम एक स्प्रिंग ले सकते हैं और उसके अंदर वाइब्रेशन कॉज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे बात हो रही है उसकी वेवलेंथ की। हमने वेवलेंथ किस तरह से निकालनी है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं किसी वेव की, फॉर एग्जाम्पल दिस वेव, अगर साउंड इस तरह से ट्रैवल करती है तो वेवलेंथ होगी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टॉप एंड दिस टॉप। ये होगी वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। अब आपको पता चल गया कि ओरिजिनली तो साउंड वेव्स इस तरह से ट्रैवल करती हैं और वेवलेंथ क्या होती है। मगर अगर हम बात करें एक सिल्की स्प्रिंग की तो वो इस तरह से ट्रैवल नहीं करता, वो इस तरह की वेव्स नहीं बनाता। वो जब वेव्स बनाएगा तो वो कुछ इस तरह से होंगी। ये है वेव्स इन अ सिल्की स्प्रिंग। अब अगर हमने देखना हो कि साउंड की वेव किस तरह से
ट्रैवल करती है और मॉडल है हमारे पास सिल्की स्प्रिंग का, तो हमने उसकी वेवलेंथ कैसे बतानी है? पहले हम ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ऑप्शन ए इज द डिस्टेंस बिटवीन अ रेयरफैक्शन एंड अ कंप्रेशन। अब रेयरफैक्शन और कंप्रेशन क्या होता है? जहां हमारा स्प्रिंग लूज हो जाएगा, मतलब इधर हम कहेंगे दैट दिस इज अ रेयरफैक्शन। जहां हमारा स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, वहां हम कहेंगे दैट दिस इज अ कंप्रेशन। अब वो कह रहे हैं द वेवलेंथ विल बी द डिस्टेंस बिटवीन अ रेयरफ्रैक्शन एंड अ कंप्रेशन। एक रेयरफ्रैक्शन और एक कंप्रेशन के बीच के डिफरेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे। ऑप्शन बी इज द लेंथ ऑफ वन कंप्रेशन। एक कंप्रेशन जितना लंबा है हम उसको वेवलेंथ कहेंगे। ऑप्शन सी इज द लेंथ ऑफ वन रेयरफ्रैक्शन। एक रेयरफ्रैक्शन कितनी लंबी है हम उसको वेवलेंथ कहेंगे। या ऑप्शन डी द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफ्रैक्शंस। दो रेयरफ्रैक्शंस के आपस के डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। अब आपको ऊपर मैंने बता दिया कि टॉप ऑफ वन वेव टू द टॉप ऑफ सेकंड वेव इज द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव। अगर हम बात करें एक सिल्की स्प्रिंग की, तो यहाँ दो तरह की वेव्स बन रही हैं। एक है ये वाली वेव जिसको हम कह रहे हैं रेयरफैक्शन, दूसरी है ये वाली जिसको हम कह रहे हैं कंप्रेशन। तो अगर हमने वेवलेंथ निकालनी हो तो वो दो तरह से निकल सकती है। या तो वो होगी द डिस्टेंस बिटवीन वन रेयरफ्रैक्शन एंड द अदर रेयरफ्रैक्शन, ये हमारी वेवलेंथ हो सकती है। या हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्रेशन टिल द सेकेंड कंप्रेशन। तो जब हमने निकालनी हो वेवलेंथ इन अ सिल्की स्प्रिंग, तो हम देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर वेव्स। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफ्रैक्शंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी जिसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफ्रैक्शंस, ये होगी हमारी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हम एक रेयरफ्रैक्शन या एक कंप्रेशन की लेंथ को वेवलेंथ नहीं कह सकते, ना ही हम एक रेयरफ्रैक्शन से दूसरी कंप्रेशन तक की लेंथ को वेवलेंथ कह सकते हैं। हमें चाहिए सिमिलर वेव्स, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि दो रेयरफ्रैक्शंस के बीच का डिफरेंस या दो कंप्रेशंस के बीच का डिफरेंस हमें बता सकता है वेवलेंथ। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी दैट सेज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफ्रैक्शंस, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो करवाया। सो फॉर स्टेटमेंट नंबर 3 द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं अब फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। द फोर्थ स्टेटमेंट इज साउंड इज मेजर्ड इन। साउंड का यूनिट क्या है? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन क्या है, तो आप जाके वेइंग मशीन पे खड़े होंगे और वो आपको आपका वजन बताएगी, फॉर एग्जाम्पल 50 kgs, और फिर आप मुझे आके बताएंगे कि मेरा वेट है 50 kgs। अगर आप मुझे 50 बताएंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू गेस कि आप क्या बात कर रहे हैं। 50 के साथ कोई यूनिट लगाना लाजमी है, जो कि वजन के केस में है kgs, दैट इज किलोग्राम। तो अगर हम साउंड की बात करें, तो अगर हमने बताना हो कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें उसके साथ एक यूनिट लगाने की जरूरत है। वो यूनिट क्या होगा? आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए इज हर्ट्स, ऑप्शन बी इज मीटर्स, ऑप्शन सी इज ओहम एंड ऑप्शन डी इज पास्कल्स। आपने इस चैप्टर में जब साउंड के बारे में पढ़ा और साउंड को मेजर करने का तरीका पढ़ा, तो आपको जो यूनिट पढ़ाया गया दैट वाज हर्ट्स। अगर हमने साउंड की इंटेंसिटी बतानी हो कि कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको ना तो मीटर्स में बताते हैं, ना ओहम, ना पास्कल्स, क्योंकि ये है लेंथ का, रेजिस्टेंस का या फिर प्रेशर के यूनिट्स। अगर हमने साउंड की बात करनी हो तो हम बताते हैं साउंड को इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल 40 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज हाउ यू टेल द अमाउंट ऑफ साउंड बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे साथ ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए फॉर स्टेटमेंट नंबर 4। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 इज साउंड विद अ हाई फ्रीक्वेंसी हैज। अगर हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो इसके साथ क्या होगा? ऑप्शन ए उसकी पिच भी हाई होगी, ऑप्शन बी उसका वॉल्यूम हाई होगा, ऑप्शन सी उसकी पिच लो होगी, या ऑप्शन डी उसका वॉल्यूम लो होगा। अब आपको वैसे तो पता है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पिच क्या होती है,
मगर एक दफा मैं आपके लिए बता दूं that if this is a sound wave, तो ये 3 दफा जो ऊपर गई है, this is the frequency. अगर आप वेव से फ्रीक्वेंसी देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए that this is a sound wave of frequency 3. अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये होगी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 3 से ज्यादा दफा, मतलब 5 दफा ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम कहेंगे अ हायर फ्रीक्वेंसी. जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी इसके साथ ज्यादा होगी. इट इज एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ साउंड जो हम प्रोड्यूस करते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, मतलब ज्यादा दफा वाइब्रेट हुआ हमारा वोकल कॉर्ड, तो क्या होगा, ज्यादा दफा वेव्स प्रोड्यूस होंगी और फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी. जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इसके साथ साथ पिच भी हाई होगी, विच इज ऑप्शन ए, हाई पिच. तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं फॉर स्टेटमेंट नंबर 5. मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने हाई वॉल्यूम क्यों नहीं किया, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, जो कि है दिस लेंथ, मतलब किस हद तक हमारी ये वेव ऊपर गई is the amplitude, the height of that wave. ये डिसाइड करती है कि हमारे साउंड का वॉल्यूम कितना होगा. तो आपको पता चल गया that for statement number 5 the correct option will be option A, that is high pitch. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, पिच भी आवाज की ज्यादा होती जाती है. तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ करेक्ट ऑप्शंस मार्क की होंगी. अगर आपसे कोई करेक्ट ऑप्शन मार्क करने वाली रह गई हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए करेक्ट ऑप्शंस को अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे मार्क कीजिए और जल्दी से वापस आइए. वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है ट्रू और फॉल्स. मैं स्टेटमेंट को रीड करूंगी और आप डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत. तो आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ पार्ट दैट वाइब्रेट्स. तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्ट मौजूद है जो वाइब्रेट कर रहा है. हम इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती जब तक वाइब्रेशन ना हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें गिटार की, विच इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप उसके स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, वो स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करता है और फिर आवाज प्रोड्यूस होती है. अगर हम ड्रम की बात करें तो अगर हम ड्रम की स्किन को हिट करते हैं तो उसकी जो स्किन है, मेम्ब्रेन, द अपर मोस्ट मेम्ब्रेन, वो ऊपर नीचे होकर वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर मैं आपसे बात कर रही हूं then this is also because of the vibration of my vocal cords. ये जो हवा है ये मेरे vocal cords को वाइब्रेट कर रही है और इस वजह से आवाज प्रोड्यूस हो रही है. तो आपको पता चल गया that this statement is absolutely correct, क्योंकि ऐसा ही है. जब तक कोई पार्ट हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वाइब्रेट ना कर रहा हो तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती. तो आप स्टेटमेंट नंबर 1 के आंसर में मेरे साथ लिखेंगे ट्रू. Let's move towards statement number 2, that is sound only travels in one direction from a musical instrument. Sound जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से. जब आपने ड्रम को बीट किया या फिर उसकी अपर मोस्ट स्किन को हिट किया तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है. ये जो वाइब्रेशन है ये हवा के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगी, मतलब जो उस स्किन के आसपास एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस वाइब्रेशन की वजह से खुद भी वाइब्रेट हो जाएंगे. ये एयर मॉलिक्यूल्स फर्दर आगे वाले एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाएंगे और ये जो वाइब्रेशन है ये हर डायरेक्शन में फैल जाएगी. यही वजह है कि कमरे में मौजूद हर बंदे को उसकी आवाज आ रही होगी, बल्कि कमरे के बाहर भी मौजूद बहुत से लोगों को उस ड्रम की आवाज आ रही होगी. सो स्टेटमेंट नंबर 2 जिसमें लिखा है कि साउंड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है इज इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट हमारी होगी गलत और आप इसके आंसर में मेरे साथ लिखेंगे फॉल्स. Now we are moving towards statement number 3. Inside a speaker is a cone which moves backwards and forwards creating sound waves in the air. ये तो मैंने आपको बता दिया कि साउंड तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकती जब तक वाइब्रेशन ना हो रही हो और ये वाइब्रेशन जो है वो किसी सॉलिड सरफेस से होनी चाहिए. अब जो हमारे स्पीकर्स हैं जिनसे हम गाने सुनते हैं वहां वाइब्रेशन किधर होती है? अब आप नोटिस कीजिएगा कि आपके स्पीकर के बिल्कुल सामने लगी होती है कोन.
थोड़ी अंदर की तरफ करके इस तरह से लगी होती है कोन की शेप की एक सरफेस। ये जो सरफेस है ये साउंड की आवाज के साथ वाइब्रेट करता है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है और फ्रीक्वेंसी उसको वाइब्रेट कराती है। जब ये वाइब्रेट होता है तब साउंड प्रोड्यूस होगी और ये साउंड हमारे कानों तक पहुंचेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 3, जिसमें लिखा है कि स्पीकर के सामने एक कोन होती है जो कि मूव करती है बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, इसका मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये प्रोड्यूस करेगी, is creating sound waves in the air is absolutely correct। तो आप इसके आंसर में मेरे साथ लिखेंगे true। So we are done with 3 statements of true or false। हमारे पास रह गई हैं 2 और statements, तो आइए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। So statement number 4. Statement 4 says echo are produced by sound reflecting off soft surfaces। आपने एक echo का फिनोमेना पढ़ा था। echo जो है वो तब होती है जब हमारी साउंड वेव्स किसी हार्ड सरफेस से टकरा के वापस आती है। ये बहुत कॉमन एक प्रोसेस या फिनोमेना है जो कि हम कर सकते हैं खाली कमरे में। अगर आप किसी खाली कमरे में जाके ऊंची आवाज में कुछ बोलें तो आपको सुनाई देगी अपनी आवाज दोबारा से। This is because of the reflection of sound waves from hard surfaces। अगर ये दीवार है और हमने आवाज प्रोड्यूस की है इधर से, तो जो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होके इधर हार्ड सरफेस मतलब दीवार से टकराएंगी और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। अगर इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ थी तो अब ये वापस आ रही है, आपने साउंड प्रोड्यूस की इधर से और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, इसको हम कहते हैं एको ऑफ साउंड। अब वो कह रहे हैं इस स्टेटमेंट में, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 4, कि एको तब प्रोड्यूस होगा जब हमारी साउंड वेव्स किसी सॉफ्ट सरफेस से टकराएंगी, which is incorrect। सॉफ्ट सरफेस जो है वो साउंड को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करवा सकता, तो हम इस स्टेटमेंट के सामने लिखेंगे false because it is absolutely incorrect। Now we are moving towards the last true or false statement that says the regular upward and downward movement of a weight on a string is called an oscillation। ऑसिलेशन होती है आगे पीछे या ऊपर नीचे मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो बात कर रहे हैं रेगुलर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वेट ऑन अ स्ट्रिंग। अगर हम किसी स्ट्रिंग के साथ, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ स्ट्रिंग और इसके साथ हमने यहाँ पे एक वेट लटका दिया विच इज अ मेटल ब्लॉक हम कह सकते हैं, तो जब हम वेट लटकाएंगे तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेच हो जाएगा। जब ये स्ट्रेच होगा मतलब इसके अंदर रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, फिर हम वेट को रिमूव कर देंगे और ये वापस कंप्रेस हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट। तो ये एक तरह की वाइब्रेशन या हम कह सकते हैं एक तरह की ऑसिलेशन है जो कि प्रोड्यूस हुई, तो इसको वो कह रहे हैं ऑसिलेशन। और यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 5 में, that the regular upward and downward movement of a weight on a string is called an oscillation। तो ये स्टेटमेंट हुई हमारी बिल्कुल ठीक। आप इसके आंसर में मेरे साथ लिखेंगे true। इसके साथ ही we are done with question number 2, that was true or false। आज के लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।